कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की हिंदी लिख लो, दिया गया अवकल समीकरण लिखो, दिया गया अवकल समीकरण, ठीक है। और यहाँ ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स माने हिंदी होती है इसकी चरों का पृथक्करण करना, पृथक्करण करने पर। तो अब चरों का पृथक्करण का मतलब ये होता है, जो कल नहीं आए वो ध्यान से सुन लो। जैसे ये dy है ना, तो dy के आगे y के ही फलन होना चाहिए। तो dy के आगे y के फलन होना चाहिए, इसका मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। और dx के आगे x की फंक्शन होना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको बोलते हैं ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। dy के आगे y के फलन आ जाना चाहिए, dx के आगे x के फंक्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जब ऐसा हो जाए तब लिख दो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और हिंदी मीडियम वाले लिख दो दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जी काय का फॉर्मूला होगा? 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ऐसे tan इनवर्स y। क्या करते हो भैया, फॉर्मूला याद रखो, tan इनवर्स y का और 1 का इंटीग्रेशन x और ये x की पावर 3/3 प्लस c, ठीक है। बस आंसर यहीं तक काफी है। सर sin इनवर्स x का क्या होता है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dx माइनस एक्स dy। चलो एक देखो, जो मैं बोलता जाऊं भाई हर चीज को बड़ा ध्यान से सुना करो। मैं जो कंसेप्ट बोलता हूं वो इतने वर्षों के अनुभव के बाद बोलता हूं कि इस अवकल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि आगे चल के आगे विधियां ज्यादा हो जाएंगी, समझ में ही नहीं आएगा कौन सी विधि से करना है। तो सबसे पहला काम किया करो, dy dx अलग कर लो चुपचाप। तो dy dx अलग कर लोगे तो पहले तो dx का भाग लगा दो इसमें, y log y। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अब इसके बाद dy dx वाली टर्म अलग कर दो, या इधर इधर रख लो चलो, और बिना dy dx वाली टर्म उधर पहुंचा दो। इससे क्या होगा, माइनस से माइनस कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हें अपने आप दिखाई देने लग जाएगा कि अब चरों का पृथक्करण हो सकता है। दिख रहा है कि नहीं? ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हिंदी में अब यार मैंने लिख ही दिया है चरों का पृथक्करण। अब इतना ध्यान रखो, चरों का पृथक्करण का मतलब हो गया dx के आगे क्या आना चाहिए, x, और dx बटे में तो रह नहीं सकता, तो dx तो उधर ले जाना पड़ेगा। तो इधर ले आओ dy और y और log y, और इधर ले जाओ 1/x dx। ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो कैसे, dx को तो उधर ले जाना पड़ेगा, dx और dy तो बटे में चलेंगे नहीं, तो dx उधर ले गए और dy यहीं रह गया। dy के नीचे ये y और log y ले आए, और एक dx जाएगा ऊपर और x आएगा नीचे। क्यों? तो तुम्हें दिख रहा है dy के आगे y के फलन आ गए, dx के आगे x के फलन आ गए। उसके बाद करेंगे समाकलन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
तो देखो log y 1/y dy 1/x dx और प्लस log c। log c अच्छा मैं इसका भी रहस्य बताऊंगा कि कभी log c ले लिया जाता है, कभी सिंपल c ले लिया जाता है, क्या ले लिए। देखो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने देखा होगा कि जंगल में जो सांप वगैरह रहते हैं, कीड़े वगैरह, वो हरे पेड़ पे रहने वाले हरे रंग के बन जाते हैं। जैसे हाँ अपना रंग बदल लेते हैं। सांप ऐसे ही होता है ना, जब हरा पेड़ होगा फिर हरे कलर के सांप मिलेंगे उसमें, है ना। चितकबरा तो एरिया होगा, रेगिस्तान होगा तो रेगिस्तान रेतीले टाइप के सांप मिलेंगे। तो ये log c किस पे निर्भर करेगा? y के मान पर। y का मान यहाँ log y में आएगा। जिस सोचना पड़ता है कि इसका समाकलन क्या बनेगा, log y। तो जब जैसा y का प्रवृत्ति होगी उसी के अनुसार c की प्रवृत्ति रखी जाती है। तो यहाँ पर जैसे y का जैसा नेचर होगा उसी के अनुसार इंटीग्रल कांस्टेंट चलता है। उससे क्या है कि तुम इक्वेशन को बड़ी सावधानी पूर्वक आसानी से मैच कर लेते हो आंसर से। पर एक बार फिर सुन लो, अगर कोई सी भी लिखता है तो भी गलत नहीं माना जाएगा उसका आंसर। ओके, जैसे log c नहीं लगा पाया, खाली सी लगाया तो भी सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। इतना उतार लो। फिर उसके बाद सुनो, ये आगे चले। तो इसका समाकलन कैसे होगा? तुम्हें log y दिखाई दे जाए तो t मानना पड़ेगा। हाँ सर, मैंने स्टार्टिंग में बताया है। सवाल में क्या दिखाई दे? log y, तो क्या मानना पड़ेगा इसको? t। तो देखो यहाँ पर है लेट माने लिख लो माना। t बराबर कितना? log y। तो इसका अवकलन dt 1/y dy। अब बदल दो इसको t के फॉर्म में, तो जितना हो गया 1/t। dy/y की जगह क्या रख लें? dt। ये तो डायरेक्ट लिख दो log x और ये log c। तो ठीक है। अब इसका समाकलन क्या होगा? 1/t का, फिर log x log t, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log t, और ये इधर log के नियम लगा दो। log में प्लस की संख्याएं काय में आ जाती हैं? गुणा में। log धन बीच में धन हो और log लगे हो तो एक log में उन्हें काय में लिख देते हैं? गुणा में। log से log हटा दो, t बराबर क्या बचा? cx है। t तुमने कितना माना था वो भी वापस कर दो। log y माना था ना, log y cx। अब log हटा दो इधर से, तो y बराबर e की पावर cx। इधर से log हटाएंगे तो इधर का जो बेस है वो इधर के बेस में आ जाता है। मतलब इधर का जो आधार है e, देखो log पे कोई आधार नहीं लगा तो e आधार मानते हैं। तो जैसे ही log हटाएंगे तो ये वाला बेस इस संख्या के बेस में आ जाएगा और जो काय में आ जाएगा? उसकी पावर में, माने घात में। तो बस तुम्हारा आंसर यही हो गया। ओके, ठीक आंसर है। सी को हालांकि अब नेक्स्ट शांत हो जाओ। चलो जल्दी बंद कर। हैंग हो गया। हाँ वो आगे से चल होगा। हो गया। हाँ अब नेक्स्ट शांत। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया अवकलज समीकरण, इसमें तुम्हें एक फायदा कर दिया उन्होंने, सरल बना दिया सवाल को। dy/dx ऑलरेडी बना हुआ रहता है, नहीं तो कई वो dx देते हैं, कहीं dy देते हैं, तो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। इसके बाद अपन यहाँ डायरेक्ट चरों का पृथक्करण करेंगे। तो क्या करें? y की पावर 5 को नीचे ले आओ, dy मतलब dy के आगे y के फलन ले आए और dx के आगे x के फलन ले जाओ। तो ठीक है क्या सर? माइनस, और ये माइनस और रह गया। अब माइनस को यहाँ लगाएं कि यहाँ लगा? अपन x पे। चल यहाँ लगा, कहीं भी लगा सकते। हाँ तो सुनो, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले y की पावर -5 dy लिख लो।
और यहाँ माइनस x की पावर -5 dx और प्लस c ले। अब देखो यहाँ सादा c ले लिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ y पावर में चलेगा। क्या होगा इसका y की इंटीग्रेशन? पावर -4 अपॉन -4 -4। और भैया जो फॉर्मूला लिख दिया करो साइड से, x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c, और यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख दो जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन लग रहा है इसमें। हाँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिख रहा तुझको? ये इंटीग्रेशन के साइन है, ठीक है, समाकलन के निशान है ये, ठीक है। अब सुनो, -4 का इंटू कर दें, सर डिवाइड ही कर दो ना, डायरेक्ट काट दो सर। -4 का गुणा कर दो दोनों साइड, तो यहाँ बचेगा y की घात -4, यहाँ बचेगा कितना -x की घात -4, और इधर बचेगा -4c। -4 का गुणा कर दिया, तो ठीक है। अब इसके बाद या तो आंसर तो वैसे हो गया तुम्हारा, थोड़ा बहुत उसका अरेंजमेंट कर लो, y की घात 4 लिख दो इसको, नहीं सर वो ऐसे ही है। ऐसी छोटी आ, तो मैंने कहा ना आंसर तो वो हो गया। -4c को c लिख सकते हो, सिंपल सी। तो आंसर यहाँ पे भी पैक कर सकते हो, x उस साइड ले लो। या x की पावर -4 और y की पावर -4 इक्वल टू कैपिटल C लिख सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो कैपिटल C, हमने -4c को। ओके साइन इनवर्स x, बनी नहीं थी। अब देखो x, इसमें अगर जो लिखना हो तो लिख दो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, या डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग लिख सकते हो। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स लिखें तो ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स x dx, ऐसे लिख सकते हैं क्यों। फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो dy साइन इनवर्स x dx, ठीक है। अब हाँ और प्लस c, dy का तो y बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन। हाँ साइन इनवर्स x, यहाँ से सुन लो, साइन 1 नहीं करेंगे, 1 का इंटू 1 साइन इनवर्स x हो चाहे कॉस इनवर्स x, केवल साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x के लिए बता रहा हूँ। साइन इनवर्स x हो, कॉस इनवर्स x हो, संग में x वगैरह भी हो, चाहे कोई भी पावर हो, थीटा मानो तुरंत, उससे सरल नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो हमने इसको थीटा माना साइन इनवर्स x, थीटा 30, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन साइन थीटा। थीटा। इसका अवकलन करो तो dx इक्वल टू कितना, कॉस थीटा डी थीटा। तो अब सवाल अपना आ जाएगा, देखो कैसे, साइन इनवर्स x की जगह कितना, अरे साइन इनवर्स x की जगह थीटा, और dx की वैल्यू cos थीटा डी थीटा, है ना। अब अपन यहाँ से इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे, ऐसे। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स माने इसको फर्स्ट फंक्शन है, इसको सेकंड फंक्शन। तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। बहुत सर वो मक्खी आ गई सर। चल हाँ तो बैठी जी, तो कहाँ हाँ सुनो, पहला फंक्शन जैसा का थीटा जैसा का जैसा, आई लेट बताया था प्रलवी तो पहला फलन जैसा का जैसा, कॉस थीटा का समाकलन याद कर लो साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। तो एक बार फिर समझ लो, देखो कैसे लगाते हैं। पहला फंक्शन यहाँ जैसा का जैसा, और समाकलन निशान के अंदर अवकलन। दूसरे वाले का अपन यहाँ पे भी इंटीग्रेट मतलब समाकलन करते हैं, यहाँ पे भी। तो कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, ठीक है। इधर इतना हिस्सा समाकलन से बाहर हो गया, ये थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस कर दें डायरेक्ट, प्लस सी।
तो y इक्वल टू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें क्या 10th क्लास की आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब बस इसमें पुट कर दो, थीटा की जगह क्या माना था तुमने साइन इनवर्स x और साइन थीटा की जगह कितना x, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना साइन इनवर्स x साइन थीटा की जगह x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस c, बस यही आंसर है। e की पावर x tan y dx। अब देखो इस इक्वेशन में कितना कचरा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एम्पलीट्यूड किया हाँ, प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। चेक करो एक बार सही लिखा है सवाल। e की पावर x tan y dx 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ठीक है, सुनो हर्षित क्या करें, सबसे पहले क्या करें सर? ये इसको ना सर उस साइड ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा और फिर सेपरेटिंग वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। या तो dy dx में dx का भाग लगा दो, हाँ सर, या तो dx का भाग लगा दो तो dy dx अलग कर लो, या एक वाले टर्म को उधर ले जाओ। तो e की पावर x tan y dx और इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y और dy। हाँ सर, ठीक है, ये बीच में प्लस था, ये पूरा का पूरा पद हम उस साइड ले गए माइनस का। अब कर दो चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो e की पावर x यही रहने दो, क्यों इधर dx रखना है भाई, dx को बड़ी में थोड़ी ले जाएंगे, इसको इधर ले आओ। 1 माइनस e की पावर x है, चलो माइनस को भी इधर ही ले आओ और dx, और इधर रहने दो क्या क्या 1 अपॉन tan y sec स्क्वायर y और dy। ठीक है सर दोनों नीचे वालों को टी या थीटा मान क्यों हो गए क्या, चरों का पृथक्करण हो गया, dx के आगे x के फंक्शन आ गए और dy के आगे पूरे y के फंक्शन आ गए, है ना। अब लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन लेने पर, तो माइनस e की पावर x dx। सर माइनस अंदर ही ले लो, नहीं रहने दो, ठीक है 1 अपॉन tan y sec स्क्वायर y dy प्लस log c। अब देखो, अब जैसे मैंने तो पहचान लिया भाई, हम लोग तो क्या है कि जब सवाल करवाते हैं तो पूरे सवाल का सॉल्यूशन माइंड में स्कैन हो जाता है पूरा के जे यहाँ जाएगा, ये भी लॉग में आएगा, ये भी लॉग में आएगा, इसलिए लॉग सी मान लिया। तुम मान लो, मैंने कहा ना कोई जरूरी नहीं है कि लॉग सी मानो, सी मान लो, दिक्कत आए कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इतना यहाँ तक उतार लिया। अब सुनो एक मिनट, इसमें भी टी मानना पड़ेगा, इस वाले में tan y को भी मानना पड़ेगा, है। तो ऐसा करो, इस वाले समाकलन को I1 नाम दे दो, इस वाले समाकलन को I2 नाम दे दो। क्यों दे दो, उसका कारण है क्योंकि तुम्हें लिखना पड़ेगा कि 1 माइनस e की पावर x dx किसके लिए मान रहे हो, I1 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 4I1, I1 t इक्वल टू कितना 1 माइनस e की पावर x, डिफ्रेंशिएट कर दो dt इक्वल टू 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x dx। इसलिए माइनस को अंदर नहीं ले गए, माइनस यही व्यवस्थित हो जाएगी, ठीक है। और सर अंदर लेते तो और व्यवस्थित हो जाता। 4I2, अब सुनो I2 u मान लो, किसको tan y को, तो ये आ जाएगा du इक्वल टू कितना sec स्क्वायर y dy। sec स्क्वायर y dy। तो ये तो नियम है कि जब भी तुम्हें sec स्क्वायर y दिखाई दे जाए तो tan थीटा को t मानना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो, बोलो ये क्या बन गया, माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दें, डी टी, तो ये बन गया डी टी अपॉन टी, नो ठीक है। इधर क्या बन गया, 1 अपॉन यू और डी यू और प्लस लॉग सी, तो ये बन गया लॉग टी, ये बन गया लॉग यू समाकलन से, और ये लॉग सी, फिर लॉग के नियम लगा दो, log 2, तो ये बन गया log यू सी, log से log हटा दो, t इक्वल टू यू सी, t की वैल्यू क्या है 1 माइनस ई की पावर x है ना, और u कितना है 10y इंटू सी। आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो ना तो एक सर यही है, सी का इंटू क्या करते हैं, कई बार क्या है बाई अलग कर लेते है ना, सी को इधर पहुंचा दिया है तो सी इधर पहुंचा देंगे, तो 1 अपॉन सी 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू 10y, या फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं सी 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू 10y। भाई 1 अपॉन सी को तो सी भी लिख सकते हैं।